4th वाला पार्ट जो था हमारा 1919 टू 1947, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ठीक है, 1919 टू 1947। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग लिखने के लिए 5 नंबर, कई बार 7 नंबर और कई बार 12 नंबर वाले क्वेश्चन भी, डिपेंड करता है किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हमने हेडिंग डलवाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ था कि इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि क्राउन के पास चली गई थी पावर पूरी, कंपनी से क्राउन की तरफ। अब इसमें जो क्राउन है, क्राउन मतलब इंग्लैंड, जो ब्रिटेन की क्वीन थी, वहां से अब ये हमारे पास आएगा। अब इस कंट्री को हम गवर्न करना शुरू करेंगे। तो इस पूरे पार्ट में, इस पूरे जो ईयर है 1919 टू 1947 में, हम देखेंगे वो इवेंट जिसने पुश किया था ब्रिटिशर्स को इंडिया कंट्री के, क्या कहते हैं, एक तरह से कह लीजिए आप, जो गवर्नमेंट होती है, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने किस तरह से हम लोगों को हैंड ओवर किया था। बात समझ गए? किस तरह से ब्रिटिश से हमने गवर्नमेंट को अपने पास वापस लिया था। इन सब में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या पढ़ेंगे इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इसको बोला जाता है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको, MONTAGU, मॉन्टेग केम्सफोर्ड, CHELMS। मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि इसी रिपोर्ट की वजह से ये एक्ट बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये इसको इसलिए यहां पे लिखवा दिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये एक्ट किसके रिपोर्ट की वजह से आई थी, या इस रिपोर्ट के आने के बाद कौन सा एक्ट आया था। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है इस पूरे एक्ट की, जो खास बात रही थी वो ये रही थी कि ये फर्स्ट माइलस्टोन था। फर्स्ट माइलस्टोन था किसकी तरफ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की तरफ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है, उसके डेवलपमेंट की तरफ ये वेरी फर्स्ट स्टेप था, जिसको बोलते हैं आप लोग ना पहली सीढ़ी। कौन सा एक्ट था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। और इसी एक्ट ने, ये 1909 के एक्ट ने, दूसरा पॉइंट है इसमें जो प्रपोज किया था, इसी एक्ट ने प्रपोज किया था कि इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, दोनों वर्ड को एम्फसाइज कर रहा हूं फिर से, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट मतलब यहीं के लोग गवर्न करें इंडिया को, और वो गवर्नमेंट कैसी हो? रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, ऐसी ही नहीं बस काम चलाओ कोई गवर्नमेंट दे दे। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था, डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। इसके पहले क्या था? सेंट्रल में डायरार्की थी, प्रोविंस में नहीं थी। बाद में प्रोविंस जो थे हमारे, प्रोविंस मतलब जो स्टेट थे, इंडियन नेटिव स्टेट थे, उनमें भी डायरार्की मतलब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट होंगी। ठीक है, डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई थी, DYARCHY, या इसको डायकी भी बोलते हैं कई लोग। तो डायरार्की, चूंकि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। डायकी इंट्रोड्यूस की गई थी। और इतना, ये तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमको जाननी थी। ठीक है, इसके अलावा भी इसने बहुत कुछ चीजें प्रपोज की हुई थी, मगर इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया था, इसके डिमांड को नहीं माना गया था
या ऐसे आप कहिए कि इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। किसने? इस एक्ट ने। इस एक्ट की वजह से जो जो रिफॉर्म आए थे वो अच्छे से लागू नहीं हो पाए और वो फेल हो गए, जिसकी वजह से एक कमीशन को नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट हम वही पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। जिसकी वजह से साइमन कमीशन को, जब इस एक्ट ने, फिर से बोलते हैं आराम से, जब इस एक्ट ने, कौन सा एक्ट था ये? 1990 वाले एक्ट ने जब अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो एक कमीशन का गठन किया गया और उस कमीशन का क्या नाम था? साइमन कमीशन। देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, पेट क्वेश्चन है। यूपी जुडिशरी का जो एग्जाम देंगे वो जरूर इसको देखेंगे, रिपीट होता रहता है हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। साइमन कमीशन। अब देखिए, इस कमीशन को जिसने हेड किया था उनका नाम क्या था? बताइए। जॉन साइमन। सर जरूर लगा लीजिएगा, अंग्रेज थे, सर जॉन साइमन। और इस कमीशन को अपॉइंट किसने किया था? जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर, तो ब्रिटिशर्स ने ही अपॉइंट किया होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1930 में। तो अभी तक देखिए 3 चीज आपको बताया। 1919 वाला जो एक्ट था वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन का गठन किया, जिसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी सबमिट की थी कब? 1930 में। और इस रिपोर्ट को, जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आराम से बोल रहा हूं, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की थी। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, आवाज जा रही ना सबको? बीच बीच में अगर नहीं जा रही होगी तो आप लोग छोड़ के रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, और इस रिपोर्ट को देखने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है, इस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव तो थे ही। ब्रिटिश इंडिया मतलब जिन जिन पार्ट पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा था, जिन जिन प्रोविंसेस पे उनका कब्जा था, वहां के थे। प्लस इंडियन रूलर भी थे, जो नेटिव रूलर थे इंडिया के, वो भी थे। और उन सब ने इसको एग्जामिन किया गया। फिर उसके बाद, इस रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी रिपोर्ट के बाद 1930 साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इसकी रिपोर्ट पे जब कमेटी बैठी, जब कमेटी ने एग्जामिन किया इसको, कौन कौन था उस कमेटी में? फिर से ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया था और इंडियन नेटिव रूलर थे उस कमेटी में। कौन सी कमेटी? जो बैठी थी रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए, ये वाली कमेटी, ये कमीशन वाली कमेटी नहीं, दूसरी वाली, ठीक है। फिर से इसको एक बार फिर से ले आता हूं। साइमन कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट सबमिट की। किसकी? ये जो कमीशन बनाया गया था इनके अंडर में, उस रिपोर्ट को एग्जामिन किया गया 1930 के बाद, सबमिट होने के बाद एग्जामिन किया गया। और जो एग्जामिन करने वाली कमेटी थी उसमें ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियन भी थे, ठीक है। इस एग्जामिनेशन के बाद इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल, अभी एक्ट नहीं बनाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पास हुआ 1935 में। बात समझ गए? यहां तक समझे कि नहीं? इस रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल, अभी बिल के बाद एक्ट बनता है ना, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में देखो, ये जो उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियन नेटिव रूलर भी थे, ठीक है। ब्रिटिश ने काफी पार्ट पे हमारे कब्जा कर रखा था। और इन्होंने जो ये रिपोर्ट सबमिट की थी, ये मेरे ख्याल से 1932 या 33 में सबमिट की थी, मतलब वो सॉरी, रिपोर्ट को एग्जामिन किया था ये इन्होंने 1930 में दिया। उसके बाद इसको 1932 या 33 में एग्जामिन किया गया था।
एग्जैक्ट ये डेट तो पता नहीं है मुझे, मगर इसी बीच में किया गया था। और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। और फिर ये बिल को पास करके एक्ट बना दिया गया, और ये पास कब हुआ? 1935 में। ठीक है शिवेश? शिवेश ठीक है, ठीक ठीक है। और किसी को डाउट? अगर किसी का नाम लें तो आप लोग जरूर, जिसका नाम ले बस वही माइक से बोलेगा, सारे एक साथ बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद जब ये एक्ट पास हो गया तो जाहिर सी बात है फिर ये लागू होगा। तब इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस एक्ट की इंपॉर्टेंस ये है, देखिए साइमन कमीशन की सबसे बड़ी बात क्या थी? साइमन कमीशन की वजह से ही कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें सब कुछ भूल जाइएगा, मगर ये बात जरूर याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के पीछे जो रीजन था वो साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया था 1935। तो अब हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हटा दे रहे हैं अब सब। ठीक है? ये हमारा 4th फेज चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए इस एक्ट को सेकेंड माइलस्टोन बोला जाता है। सेकेंड माइलस्टोन बोला जाता है किसकी तरफ? टूवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट माइलस्टोन किसको बोला जाता है? मैंने बताया था आप लोगों को अभी। कौन सा एक्ट था? 1990 वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। इसको सेकेंड माइलस्टोन बोला जाता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्लू प्रिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट बोला जाता है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। जो अभी वाला हमारा संविधान है 1949 वाला, वो माना 1949 में अडॉप्ट किया था हमने, इसीलिए 1949 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लूप्रिंट है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। सारे तो नहीं, मगर फिर भी मोर देन 60 या 70% हमने हूबहू उठा लिए हैं। कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है? अब देखिए ये भी इसी के अंदर हमें जानना था। दो चीजें अभी तक तो हम जान चुके। ठीक है? अब तीसरी चीज है, इस एक्ट में कितने सेक्शन थे ये भी आता है। तो इस एक्ट में सेक्शन थे, याद रखिएगा, आर्टिकल नहीं, सेक्शन थे इस एक्ट में। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है? तो इस एक्ट में टोटल 321 सेक्शन थे। अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, इस एक्ट को मिल जाएगा आपको नेट पे। और 10 शेड्यूल थे। ठीक है? ये मैं पहले इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था, मगर अब आप लोग को पढ़ाना है तो पढ़ लिया हूं, मगर इसको पढ़ते नहीं थे हम लोग। अब 1-2 नंबर के लिए इतना क्या पढ़ते, मगर खैर जानते रहिए। थोड़ा बिहार में इसमें पूछ लेता है, और मैम शायद बिहार पे ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है? तो 321 सेक्शन प्लस 10 शेड्यूल है इसमें। तीसरी चीज सबसे बड़ी बात थी, शायद मैंने बता दिया, ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए तीसरी चीज ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता था। ऑल इंडिया फेडरेशन, इसको फर्स्ट सेकंड पॉइंट नंबरिंग देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है? तीसरी चीज ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। ये कहता था कि एक फेडरेशन बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें ब्रिटिश इंडिया तो होगी ही, ब्रिटिश इंडिया तो मेन ही होगी, और उसके अलावा इंडियन प्रोविंस भी होंगे। प्लस अगर उनके अलावा कोई और स्टेट जो उस समय इंडिपेंडेंट रहे होंगे, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस फेडरेशन को। ये फेडरेशन बना था ब्रिटिश इंडिया से। दूसरी चीज, जो उस समय एग्री कर गए थे इसको ज्वाइन करने के लिए फेडरेशन से, वो लोग, प्लस इसने ओपन रखा था अपना डोर कि जो लोग आज एग्री नहीं कर रहे हैं वो फ्यूचर में इस फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है? चौथी चीज, डायरार्की का एवोल्यूशन हो गया था। डायरार्की बोल रहा हूं, डायरार्की एट दी सेंटर। जो
सेंटर में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको एबॉलिश कर दिया था इस एक्ट ने। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? एबोलिशन ऑफ डायकी एट दी सेंटर। ठीक है, डायकी को एंड कर दिया था, और जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी, जो अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी अथॉरिटी थी उसको गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल कौन, पहला इंडियन गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंस के बाद, एक ही बने थे, उसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी, देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, हाँ, गोपालाचारी जी, बहुत सही। ठीक है, मतलब पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको डिवाइड कर दिया गया था, किसके बिटवीन में? ये शायद मेरा 5वां पॉइंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मैंने एक ही पॉइंट 2 बार बोल दिया हो, या एक ही पॉइंट को 2 पार्ट में तोड़ दिया हो, तो पॉइंटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वीं चीज ये है कि इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डिवीजन ऑफ पावर को भी रिकॉग्नाइज किया, और सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या किया? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शायद वो हम ऐसे हूबहू अडॉप्ट कर लिए हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फेडरल लेजिस्लेशन की बात हुई, क्योंकि अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, तो फेडरल लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो छठा पॉइंट क्या था? फेडरल लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी रिकॉग्निशन इन्होंने दी थी। ठीक है, अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनेगी? एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी, दूसरी प्रोविंस की होगी, तभी तो बनेगी ये फेडरेशन, तभी तो बनेगा। ठीक है, और लास्ट में जो है, ध्यान रखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी रिकॉग्नाइज किया था कि जो प्रोविंसेस होंगे वो भी अपने लिए लॉ बना सकेंगे, और फेडरल कोर्ट का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट, या जो पहले से कोर्ट थे फेडरल कोर्ट, उनको रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के द्वारा फिर से। ठीक है, 1935 का एक्ट देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा इसलिए कि ये काफी हद तक मिलता जुलता है आपके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने बहुत कुछ यहाँ से सीधे सीधे उठा लिया है, बात समझे कि नहीं? क्योंकि इसने भी बहुत कुछ कहीं से उठाया था, तो हमने कहा ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है चीजों को यहीं से उठा लिया जाए। कोई डाउट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, खुद से पढ़ने से क्या होगा, बुलेट्स तो जो मैंने बताया वो आपको याद रहेंगे, उस बुलेट्स में जो जो वर्ड है ना उसको आप पढ़ देंगे। ठीक है, ये ईचिंग बहुत हो रही है, दवा तो ले आए हैं, मगर ये बहुत पुरानी एलर्जी थी और हमने इसको इग्नोर किया, और बारिश में ये पड़ गई। सूखी खुजली जिसको बोलते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि उसमें से मवाद या पस निकल रहा है, सफाई से रहते हैं, मगर ये हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, दी क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स CRIPPSMISSION, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, इसको हेड किया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। इसको किसने हेड किया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, STAFFORD क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने हेड किया था, और इसने कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिए थे, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ये प्रपोजल दी थी ये इस मिशन ने। पहला तो था कि, पहला इसने यही बोला था कि जैसे ही वर्ल्ड वार एंड होगा, 1942 के समय में वर्ल्ड वार चल रहा था, आप लोग अगर रिकॉल करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इसने बोला था कि जैसे ही वर्ल्ड वार एंड होगा, एक कमेटी को क्या कहते हैं उसको, एक
एक बॉडी को इलेक्ट किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक बॉडी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, हमारी कंट्री के लिए क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान। इस एक्ट के अलावा ये आ चुका था, एक तरह से एक संविधान ही समझिए इसको, उस समय का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, कि एक संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कौन रिकमेंड कर रहा है, क्रिप्स मिशन रिकमेंड कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज इसने बोला था कि कहाँ चला गया, ठीक है, इसके लिए जो मेंबर होंगे, कहाँ, कौन से मेंबर, जो इस बॉडी के मेंबर होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। कहाँ से इलेक्ट किया जाएगा, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट किया जाएगा, या जो कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा इंडियन प्रिंसेस के द्वारा। एक लोग को तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्ट करेगी, प्लस जो इंडिया के प्रिंस होंगे, प्रिंसेस होंगे, वो भी नॉमिनेट कर सकेंगे कुछ लोगों को, और वो सब मिलके क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आगे जो इनका ये मेन प्रपोजल था कि इलेक्शन के थ्रू और इंडियन प्रिंसेस के थ्रू हम एक बॉडी बनाएंगे और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो इस पूरे चीज को एक तरह से कह लीजिए, जो इंडिया में लीडर थे उस समय, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने इस क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया, कहे हम आपकी कोई भी बात ये नहीं मानेंगे, हमको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो बॉडी इलेक्ट होने वाली थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रिंसेस द्वारा नॉमिनेट होने वाली थी, ये कहीं ना कहीं बायस होती, क्योंकि ये उन्हीं को मौका दे रहे थे जो इनके करीबी थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके क्रिप्स मिशन के जो भी कह लीजिए रिकमेंडेशन थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसको हटा दें क्रिप्स मिशन को, इसके बारे में और पढ़िएगा आप लोग। हम बस एक इंपॉर्टेंट इवेंट लेके चल रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, और इसमें बहुत सी चीजें और भी रही हैं। ठीक है, मगर क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट के दौरान ही, जब ये रिपोर्ट सबमिट वमिट कर रहे थे और इसको हम जब नकार रहे थे, उसी दौरान एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ इंग्लैंड में। वो इवेंट ये था कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी थी, उनके यहाँ देखिए, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है ना, वो एक तो उनकी क्राउन है प्लस पार्लियामेंट है, समझ रहे हैं, क्राउन सुपीरियर है, पार्लियामेंट भी अपनी जगह, ये मिल के एक्ट करते हैं। जैसे हमारा प्रेसिडेंट प्लस दोनों हो गए, उसी तरह उनके क्राउन पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है, हमारा प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो इनका जो पार्लियामेंट है ना, यहाँ भी पार्टियां होती है, जैसे अपना बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तो उनके यहाँ भी एक पार्टी है लेबर पार्टी। ये पार्टी, लेबर पार्टी जो है ना, थोड़ी सी डेमोक्रेटिक टाइप की थी, ये लोगों के राइट्स में विश्वास करती थी। तो इसी दौरान क्या हुआ, जब ये क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को नकारा गया 1942 या 43 के दौर में, वर्ल्ड वार के समय, उसी बीच में वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई और लेबर पार्टी इसमें आ गई, सत्ता में आ गई। लेबर पार्टी, ध्यान रखिएगा इस बात को, लेबर पार्टी ने ही इंडिया के फ्रीडम में हेल्प किया था। ठीक है, तो लेबर पार्टी वहां सत्ता आ गई और उसने कहा कि हम इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उसको लटका के नहीं रखेंगे, लटकाने से कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने एक कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा। कब भेजा, 1946 में एक कैबिनेट बनाया और उस कैबिनेट मिशन को कहां भेजा, इंडिया में भेजा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, ये पूरा सीक्वेंस समझते चलिएगा। तब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, दी कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसकी डेट याद रखिएगा जरूर से, ये कब इंडिया में पहुंची थी, तो ये 4 मार्च 1946 को इंडिया में ये आ गई थी। कब आ गई थी इंडिया में ये, 4 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे,
तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इस कैबिनेट मिशन में ये कैबिनेट रैंक के आदमी थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। तो इसमें 3 लोग थे। पहले थे आपके लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस। जैसे ये जो तीनों मेंबर मैं बता रहा हूँ ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। जो ब्रिटिश की सरकार थी वहाँ ये मिनिस्टर थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला गया। मिनिस्टर कैबिनेट के हिस्सा होते हैं, अपने यहाँ भी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए जो इसमें पहले मेंबर थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, LORD लॉर्ड, पैथिक PATHIC पैथिक, लॉरेंस LAWRENCE, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और दूसरे कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन वाले थे ये इसमें भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और थर्ड कौन थे लास्ट वाले? मिस्टर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हार के गए थे यहां से, खैर ये दूसरे वाले हैं, मिस्टर अलेक्जेंडर। तो ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे और ये 4 मार्च 1946 को इंडिया आए थे। लेबर पार्टी ने भेजा था कि जाइए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आइए सीरियस मोड पे, अब ये लटकाव भटकाव वाली बात नहीं चलेगी। तो इस कैबिनेट ने कुछ प्रपोजल दिए। ये जो कैबिनेट मिशन आई 1946 में, इसने कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिए थे जिसको एक्सेप्ट किया गया था हमारे लोगों द्वारा। जो हमारे लीडर थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अभी इस पर चर्चा करते हैं इसने क्या क्या प्रपोजल दिया था। देखिए हम लोग जो सामने से पढ़ते थे ना कोचिंग में या ऑफलाइन क्लास चलती थी जो हमारी, वहाँ का जो हमारा 2 घंटा था ना, वो हमारे ऑनलाइन के 45 मिनट के बराबर होते हैं। कैसे? वहाँ पे हम आपसे हाल चाल पूछते थे, थोड़ी बहुत बातें करते थे, आप लोग की बातें सुनते थे, कुछ चुटकुले भी होते थे। मगर ये जो ऑनलाइन क्लास है ना, इसमें कई चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? नेटवर्क का, कनेक्शन का। दूसरी जो है वो डाटा वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बचाना रहता है। और ये रहता है कि जब तक अच्छा नेटवर्क है तब तक इसको कर लिया जाए। लाइव क्लास है ना, ये रिकॉर्डिंग तो है नहीं। और लाइव इसलिए लेता हूँ कि अगर आपको डाउट हो तो आप वहाँ पे पिन कर सकते हो मैसेज मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे लगेगा कि मेरे सामने कोई है। मैंने यहाँ पे फ्रेम पे आप लोगों का वो लगा रखा है कि आप सब दिखते रहते हैं मुझे, 3-4 जो भी हैं वो मुझे दिखते रहते हैं आप लोग कि आप लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है। मैंने सोचा था रिकॉर्ड करके वीडियो देते हैं, बट उसमें ये होता है ना कि उसमें मज़ा ही नहीं आता, अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि खाली कुएं से आप बाल्टी डाल के पानी निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं फिर से। तो ये जो हम वापस के इसको कंप्लीट कर देते हैं बात को। तो जो ये हमारा 1 घंटा होता है ना, वो मोर देन 2 घंटे से ज़्यादा है, जो 2 घंटा हम वहाँ पे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो इसको आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि 1 घंटा सर तो पढ़ा दिए, अब उस चीज़ को आप पढ़ेंगे, बुक से देखेंगे, बात को समझने की और कोशिश करेंगे तो आपको 3 घंटे लग जाएगा। ठीक है, बात समझ गया? मैं तो देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ के आप जज तो बन सकते हैं। ठीक है, और अच्छे रैंक में बन जाएंगे। अगर बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो भी, अगर 100 सीटें हैं तो मान के चलिए टॉप 50 में तो आप आ ही जाएंगे, टॉप 30 में आ जाएंगे। मगर अगर आपको टीचर बनना है या नॉलेज गेन करनी है तो बुक भी ज़रूर पढ़िएगा। और इस वाले पार्ट के लिए JN पांडे बेस्ट है। ठीक है, बाकी पूरा JN पांडे से मत पढ़िएगा, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दीजिएगा। उसे फंडामेंटल राइट पढ़ सकते हैं JN पांडे से, खासतौर से यूपी और बिहार जुडिशरी वाली। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा था? इसने इसने पहला प्रपोजल ये दिया था इसने कि हाँ वापस, ठीक है, अब मैम आ गई है ना? आप कुछ छूटा तो नहीं? नेहा मैम कुछ छूटा तो नहीं? ठीक, ठीक है, कोई, ठीक है, ठीक है। जैसे ही छूटा करेगा अगर, तो आप लोग वापस आके, जिसका छूटेगा बस वो माइक ऑन करके बोल देगा। हालांकि मुझे स्क्रीन पे दिख जाता है जो रिज्वाइन करता है या जाता है, मैसेज भेजता है। ठीक है,
तो चलिए देखिए, इसने पहला प्रपोजल ये दिया गया था कि देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहले क्या था, फेडरेशन की बात होती थी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती थी, मगर अब क्या होने लगा कि एक यूनियन ऑफ, हालांकि हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे वर्ड यूनियन यूज हुआ है। हमारा जो फेडरेशन वो कनाडा वाला फेडरेशन है, न कि ब्रिटेन वाला फेडरेशन है। ठीक है, उसको जब पढ़ाएंगे भी बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें 10 मिनट पढ़ाएंगे उसको, वो समझा देंगे क्या क्या अंतर है, या जब पढ़ाएंगे बैग ऑफ बोरोइंग वाला पार्ट तब आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इसने कहा था कि देयर शुड बी द यूनियन ऑफ इंडिया, और वो यूनियन ऑफ इंडिया किसकी किसकी होगी, पहली तो ब्रिटिश इंडिया की होगी, जो ब्रिटिशर्स ने स्टेट जीत रखे हैं। दूसरी दी एंड दी स्टेट विद दी, जो सॉरी, एक तो ब्रिटिश इंडिया होगी, दूसरी जो इंडियन स्टेट होंगे वो होंगे प्रोविंशियल स्टेट होंगे ना, जो इंडिपेंडेंट होंगे या जो ट्रीटी किए होंगे इनके साथ। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, उस समय क्या था कि ब्रिटिश ने, सपोज करिए इंडिया है, ब्रिटिश ने इंडिया के कई पार्ट को अपने फुल कब्जे में ले रखा था, जहाँ पे पूरी इनकी गवर्नमेंट चलती थी। कुछ जगहों से इन्होंने ट्रीटी कर रखी थी, और कुछ जगह हमारे इंडिपेंडेंट रूलर थे, मतलब ना उन्होंने ट्रीटी की थी इनसे ना कुछ थे, पूरी तरीके से उनके कानून चलते थे। तो इन्होंने जो यूनियन ऑफ इंडिया की बात की थी, उन्होंने इसमें बोला था कि जो ब्रिटिश वाला स्टेट है वो तो रहेगा ही, और जो इंडियन स्टेट है वो भी सब मिलके एक भारत बनाएंगे। ये कंप्लीट कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला, बात समझे अब? ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला भारत पूरा बनाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने बताई थी इसी वाले पार्ट में, फर्स्ट लाइन में ही, कि ये यूनियन गवर्नमेंट जो होगी उसमें सबको पावर होगी, मगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिजर्वेशन किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, मतलब यूनियन का रहेगा। कुछ चीजों पे पावर उसके पास ज्यादा रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। रेदर, और कुछ चीजों पे स्टेट के पास भी रहेगी, मतलब जिस प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, हमारे पास जो है लॉ बनाने वाली पावर कुछ मैटर पे स्टेट बनाती है, कुछ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो उसी तरह की कुछ ये बात कर रही थी। दूसरी चीज जो अभी तक आप लोग को याद होगा कि सुपरमेसी किसकी थी इंडिया में, क्राउन की। क्राउन समझ रहे हैं ना, महारानी एलिजाबेथ की, ब्रिटेन की जो किंग तो नहीं, क्वीन, क्वीन कहिए, रानी थी ना वो। तो सुपरमेसी इंडिया में किसकी थी, हम किसके अधीन माने जाते थे, क्राउन के। मगर ये जो क्या है, कैबिनेट मिशन था 1946 ने, इसमें दूसरी रिकमेंडेशन यही की कि क्राउन की सुपरमेसी क्या हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी, मतलब अब क्राउन का शासन इंडिया पे नहीं रहेगा। और क्यों ऐसा हुआ, लेबर पार्टी की वजह से। लेबर पार्टी सत्ता में आई, वो थोड़ा फ्रेंडली थी, वो चाहती थी कि हमारे लोगों को अधिकार मिले, रेदर देन जो उस समय इनके पहले वहां पे सत्ता में थी। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने कहा, तीसरी चीज ये कही कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाए। और वो असेंबली क्या करेगी, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी सीरियस मोड पे। वो पुराने वाले की रिकमेंडेशन की तरह नहीं बस रिकमेंड करके चले गए, आप इलेक्ट करते रहिए। इन्होंने हमसे कहा भैया आप लोग अपने लिए एक कमिटी बनाइए, असेंबली बनाइए, जो आपके लिए संविधान बनाए, आप अपने लोगों के साथ मिलकर बनाइए, इसमें हमारी भागीदारी नहीं रहेगी। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट आप बनाएंगे उसको आप खुद बनाइए, किसके सपोर्ट से, आपकी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस समय कौन थी, कांग्रेस थी। ए.ओ. ह्यूम ने 1984 में कांग्रेस की स्थापना की थी। इस थोड़ा चौथा पॉइंट फिर से लिख लेते हैं। चौथे पॉइंट में क्या था कि इन्होंने कहा था कि आप जो असेंबली आपकी बनेगी, ये कैसे बनेगी, आप किसके सपोर्ट से बनाएंगे, अपने नेटिव पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से ये असेंबली बनाएंगे, जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, असेंबली ने मतलब इलेक्ट कर लिया गया था, एक तरह से कहिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण कर दिया गया था 1946 में। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। अच्छा, अभी एक छोटा सा पॉइंट मैंने रेज किया था, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
कांग्रेस की स्थापना की थी एयो ह्यूम ने, कब की थी किसी को पता है? 1884 में की थी शायद ना, करेक्ट है ना शिवेश? यस, ठीक है। 1884 में कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम ने की थी। क्यों की थी, किसी को रीजन पता है? कोई अगर जिसको लगता है रीजन पता है वो बोल सकता है। ठीक है, इसको नेहा मैम करिए, 85 है तो देख लीजिए 1884 या 85 में भी मैम करेक्ट हो। तो 1884 या 85 में हुई थी इसकी इसको एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, वापस आ जाइए, कहाँ गए? हाँ, क्वेश्चन ये था कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्या पर्पस क्या था, इसको क्यों बनाया गया था? देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, उसकी वजह से बहुत से अंग्रेज मारे गए थे यहाँ पे, अंग्रेजों सैनिकों को, और उनकी गवर्नमेंट को नुकसान भी हुआ था काफ़ी, मॉनेटरी भी, और क्या कहते हैं उसको, उनके लोगों की भी जाने गई थी। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, कैसी घटना? रिवोल्यूशनरी एक्ट जो हुआ था 1857 में, ऐसा रिवोल्यूशनरी एक्ट फिर से ना हो इंडिया में, उसकी वजह से एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। समझ गए? भारत आजाद न हो पाए एक तरह से समझिए, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एयो ह्यूम का यही मकसद था, और बाद में धीरे धीरे हमारे लोगों ने इसको ओवरटेक कर लिया। गांधी जी गए उसमें, बोस जी गए, नेहरू जी गए, सुभाष चंद्र बोस बाबू भी रहे। बोस बाबू जब बने थे तो गांधी जी को बुरा लगा था, तो उन्होंने इनको बाहर कर दिया बोस बाबू को। फिर बोस बाबू ने अपनी पार्टी बनाई, और बहुत कुछ था इसमें, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, अगर पढ़ाता तो डिस्कस करता। बट अभी जानते रहिए कांग्रेस की स्थापना इसीलिए हुई थी कि 1857 में जो रिवोल्यूशनरी एक्ट हुए थे, वैसे एक्ट फिर से न हो पाए। बात समझ लीजिए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ही पढ़ा रहे थे ना, हाँ, कैबिनेट मिशन 1946 की मांगों को रिकमेंडेशन को, मांग को नहीं, रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को का इलेक्शन जो था वो शुरू हो गया था। उसको फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पास किया गया था, इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट एक्ट जो पास किया गया था, कहाँ से? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वो था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इस एक्ट को वहां की पार्लियामेंट में शायद 18 जुलाई को ही पास कर दिया था। कंफर्म कर लीजिएगा ये डेट, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं इसको, हिस्ट्री पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। तो शायद 18 जुलाई 1947 को ही उन्होंने पास कर दिया था, और ये इंडिया आने में इतना समय लग गया। ये अगर किसी को डेट पता हो तो बताइए, इसको अभी करेक्ट कर देते हैं, मगर मुझे जहाँ तक याद है 18 जुलाई ही था। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको एक बार आप लोग को देख लीजिएगा प्लीज़, इसको वेरीफाई करिएगा, ठीक है, कि 18 जुलाई ही था ना। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को वहां पे पास कर दिया गया था, और वो इंडिया में आते आते समय लग गया। दूसरी चीज, जब ये एक्ट पास हुआ तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए थी? पहली चीज क्या थी? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा, और जब भारत आज़ाद होगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाएगा, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पाकिस्तान बनेगा, दूसरा भारत बनेगा। पाकिस्तान ने अपने आप को खुद मुस्लिम राष्ट्र बनाया, और हमने अपने आप को एक, शुरू में तो सेकुलर कंट्री हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेकुलर वर्ड था नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको इंदिरा गांधी ने बाद में 42nd अमेंडमेंट से डाला था इसको। और इस पे भीमराव अम्बेडकर की व्यू जरूर पढ़िएगा कि सेकुलरिज्म उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वाई ही मीन्स अम्बेडकर सर नॉट एडेड दी सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि अम्बेडकर सर ने
इन दो वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड नहीं किया था। फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है जो मैं भी बोल रहा हूँ कि सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड अम्बेडकर जी के क्या व्यू थे, क्यों ऐड नहीं किया था उन्होंने, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो इस एक्ट का पहला इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाएगी भारत को, मगर उस आज़ादी से पहले 14 अगस्त को इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पाकिस्तान बन जाएगा, एक इंडिया बन जाएगा। इसीलिए ये लोग एक दिन आगे पीछे का कुछ मनाते हैं हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज जो है, ईच जो हमारे यहाँ ढेर सारे डोमिनियन थे, या ये कह लीजिए जो ढेर सारे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, उन्होंने उसके लिए अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रखे थे, जिसको अपॉइंट किसने किया था, किंग के लिए। डोमिनियन मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, देखिए पहले इंडिया एक कंट्री थी, ठीक है, पूरा पाकिस्तान भी हिस्सा था। तो जब ये एक्ट आया तो इसने इंडिया को दो पार्ट कर दिए, एक क्या बना, पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना। तो इस एक्ट ने दूसरा पॉइंट ये बोला कि पाकिस्तान के लिए भी एक गवर्नर जनरल होगा और इंडिया के लिए भी एक गवर्नर जनरल होगा। आप समझ गए इस बात को, दोनों के लिए एक एक गवर्नर जनरल किंग अपॉइंट करेगा। और ये कब तक रहेंगे, जब तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता और फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद फिर अपने से अपॉइंट ना कर ले, तब तक ये पद पे बने रहते। तो हमारे दो पार्ट किए गए, एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया। पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और इंडिया के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। तीसरी चीज, दोनों के पास पावर मिली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरी के लिए आप दोनों लोग अपना अपना संविधान बना लीजिए। और चौथी चीज, क्लियरली मेंशन किया गया कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद, आफ्टर दी 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, या ये से कह लीजिए, ये बोथ दो जो दोनों नई टेरिटरी होंगी, क्योंकि अब दो पार्ट हो गया था ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब इन दोनों टेरिटरी को कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जब तक ये हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, दोनों हम मतलब पाकिस्तान और इंडिया, जब तक ये दोनों डोमेनियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, तब तक इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, किसके हिसाब से, 1935 के एक्ट के हिसाब से गवर्न किया जाएगा। कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ये गवर्न किया जाएगा, जब तक कि हम अपना संविधान नहीं बना लेते हैं। इस चीज को समझ गए आप लोग। ठीक है, ठीक। अब जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये कब इनफोर्स हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और इसी के साथ ही ब्रिटिश इंडिया का रूल खत्म हो गया, और इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला जो पार्ट था वो भी खत्म हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, 1947 टू 1950, 1947 से लेके 1950 तक, जो आपको मैंने हेडिंग डलवाई थी, द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दौर में हमारा पूरा संविधान बना था। ठीक है, तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है 1947 टू 1950, 1947 टू 1950, फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ द न्यू फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने लायक, वो याद ये रखिएगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी,
वो किस एक्ट के अंदर बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्लस जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, ठीक है, 1947 था। उन दोनों से पावर्ड, हाँ ठीक है, क्रिप्स मिशन ने इसका क्रिप्स मिशन ने, हाँ ठीक है, इन सब में बातें की गई थी, ठीक है। मगर जो एक एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किस एक्ट से, ये तो कमीशन और कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, ये सब हुआ था, मगर किस एक्ट से हमको पावर मिल रही थी? मैंने अभी बताया ना था, आज़ादी के बाद जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक हम किससे गवर्न होते? 1935 के एक्ट से गवर्न होते। दूसरी चीज़, जो ये कैबिनेट मिशन ने एक बात बोली थी कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, उसको रिकॉग्निशन एक 1947 के एक्ट में भी दी गई थी कि आप लोग अब अपना संविधान बनाइए अपने हिसाब से, 1947 के एक्ट में। तो एक तरह से देखिए, दो तरह से एक्ट, अगर पावर ही वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर कहाँ से मिलती है? आपको पावर किसी न किसी एक्ट से मिलेगी ना, कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट से नहीं मिलेगी, वहाँ से रिकमेंडेशन मिलेगी, वहाँ से रिकमेंडेशन मिलती है। तो अपने आप में एक्ट तो है नहीं, उस रिकमेंडेशन से एक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो पावर थी हमारे पास वो 1935 एक्ट से थी, प्लस इंडियन, क्या था उस एक्ट का नाम? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन दोनों एक्ट से हमको पावर मिली थी, या यूं कहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती, वो कहाँ से पावर डिराइव कर रही थी? 1935 एक्ट से और 1947 एक्ट से। और इन दोनों एक्ट को किसने पास किया था? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने पास किया था। अब जो एक्ट जो पार्लियामेंट पास करती है, वो उस एक्ट में संशोधन भी कर सकती है। बात समझ रहे नहीं? अगर हमारी पार्लियामेंट आज कोई एक्ट बनाती है तो कल उसको अमेंड कर सकती है कि नहीं? कर सकती है ना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये दोनों एक्ट पास किए थे, तो हो सकता है वो फ्यूचर में अमेंड कर देती कि हमने ये जो पावर दी थी इन्हें बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन, हम वो वापस ले लेते हैं। इससे तो हम सीधे फिर से इनका गुलाम बन जाते। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इन्होंने मुझे पावर दी है कोई काम करने की, तो ये पावर वापस ले सकते थे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? एक तो इंडिपेंडेंस एक्ट खुद बोलता है कि हम आज़ाद हो गए। दूसरी चीज, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो आप लोग उसमें देखिएगा आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है रिपील। आर्टिकल 395 से हमने इन दोनों एक्ट को रिपील कर दिया कि अब ये दोनों एक्ट हम रिपील करते हैं। मतलब अब एक्ट ही हमने जब रिपील कर दिया है अपने यहां से, तब वो चाहे इसमें चाहे जितना अमेंड करे, मेरे ऊपर तो लागू होता ही नहीं है। बात समझ गए? समझ गए ना सब लोग? अगर समझ गए तो यस यस टाइप कर दिए, यस नो, नहीं फिर से बताता हूं मैं इसको। और समझ गए? क्या नाम है उसका लड़के का, देखो नाम मैं भूल गया, समर्थ। समझ गए? ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि जहां से हम पावर डिराइव कर रहे हैं, अगर वही पावर वापस ले ले तो फिर बात तो बिगड़ जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 395 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग के पास बेड टेक्स्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन की बेड टेक्स्ट हो, तो आप उसमें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेड टेक्स्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन दोनों को हम रिपील करते हैं, ठीक है। वापस से आ जाते हैं हम लोग, ये इसी बात पे आगे बढ़ते हैं अपने 1947 टू 1950 वाले पार्ट पे, द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि कैबिनेट मिशन प्लान ने हमें 1946 में बोला था कि अब हम लोग क्या करें, इलेक्ट करें एक बॉडी को जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले अपने यहाँ तो लीडर इलेक्ट करने होते, तो जिसकी वजह से इस कंट्री में चुनाव हुए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। टोटल मेरे ख्याल से इलेक्शन, और ठीक है, टोटल 296 सीटें थी। कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? एक तरह का ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था ये।
ये 296 इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, सारे लोग वोट डालने नहीं गए थे। ठीक है, इसमें 296 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से 211 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। ये कैबिनेट मिशन की वजह से हुआ था चुनाव, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसने बोला था कि आप लोग अब अपनी असेंबली वगैरह बनाइए और बॉडी इलेक्ट करिए जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये 211 सीटें कांग्रेस जीती थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जो बाद में पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है, 211 सीटें, और बाकी जो रेस्ट की बची हुई सीटें थी वो भर नहीं पाई थी, उस पर ना कोई जीता था ना। हाँ नेहा मैम, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, अच्छा, आर्टिकल 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, जो वो वाली बात बताई थी क्या हमने कि एक्ट से बना है हम लोगों ने। हेलो, अच्छा, रिपील कर, हाँ समझ गए थे ना इस बात को आप? ठीक है, देखिए रिपील वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इनको रिपील कर दिया था हमने, क्योंकि ये विदेश से बनाया हुआ पावर दिया गया था हमें। ठीक है, तो अगर वो लोग फ्यूचर में चाहते तो अपने यहाँ से रिपील करके हमको फिर से क्या कर सकते थे, अपने अथॉरिटी में ले सकते थे, तो उससे पहले ही हम लोगों ने उसको रिपील कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा है, जो लास्ट वाला फेज हम पढ़ने जा रहे थे 1947 टू 1950 वाला, उसमें आ जाते हैं। तो अब जो हमारे पास टास्क था आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को कैसे गवर्न करते। तो इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान ने जो रिकमेंडेशन दी थी 1946 में कि आप लोग अब एक प्रॉपर असेंबली अपनी बना लीजिए, तो उसके लिए हमने एक चुनाव कराया था। उस चुनाव में 296 सीटों पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 211 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, जो कि बाद में पाकिस्तान को ज्वाइन किए थे ये सब। तो फिर ये उसके बाद क्या हुआ था कि चुनाव के बाद हमने 7 कमेटियां बनाई थी। ठीक है, अब वो सातों कमेटी में एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। एक चीज़ और इसी में आगे बता दे रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी, अभी बताएंगे कौन कौन सी असेंबली बनी थी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वो हेड थे इस असेंबली के, इस पूरी असेंबली के हेड थे। और दूसरी चीज़ क्या थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत और अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेंबर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? अंबेडकर साहब, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो ये ड्राफ्टिंग असेंबली बोलिए इसको, जो ड्राफ्टिंग असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जिसमें कि 389 मेंबर थे टोटल, 389 टोटल 389 मेंबर थे। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने थे, परमानेंट चेयरमैन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में परमानेंट चेयरमैन बने थे इसके। और उसके बाद नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि बाद में प्रीएम्बल बना। तो क्वेश्चन बन जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन ले आया था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ले आए थे, जो बाद में प्रीएम्बल बना था। और इसको हटा के फिर आगे बताते हैं। ठीक है, ये जो असेंबली वाली बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की,
उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर टोटल पार्टिसिपेट किए थे और ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जो सिर्फ ड्राफ्ट करती पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब बनी? 29 अगस्त 1947 को फाइनली हमारे पास एक कमेटी आई। कब? 29 अगस्त 1947 को, जो कि क्या करती, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती, ड्राफ्ट करती। और उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर की टीम थी ये। बात समझ गए इसको? ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी, कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी। और इसने कितना समय लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीना और 18 दिन इसने लिया, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने कब अडॉप्ट किया? एडॉप्शन डेट की बात बता रहा हूं मैं। उसको अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949। ये आपको प्रीएम्बल में डेट मिलेगी, लास्ट लाइन, डू हियर बाय इनेक्टेड एडॉप्टेड एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। और इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी? 26 जनवरी 1950। तभी हम क्या मनाते हैं उस दिन? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं, सर जब ये अडॉप्ट 26 नवंबर को कर लिए थे तो फिर 26 जनवरी को क्यों, इतना दिन वेट क्यों किए? तो इसके पीछे रीजन ये था कि शायद पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने की थी, या कहीं झंडा वंडा फहरा दिया था इन लोगों ने, तो कांग्रेस सेलेक्टिव थी थोड़ी सी, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया था ना कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, कि हम अपना संविधान एक बनाएंगे, हमारा एक संविधान होना चाहिए। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था इंडिया को? तो एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। एम.एन. रॉय साहब, अंबेडकर जी हेड करते थे असेंबली को, और अंबेडकर जी के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था तो एम.एन. रॉय साहब ने थे। ये पूरा रिसर्च और सब कुछ करने के बाद अंबेडकर जी के पास जाते थे और अंबेडकर जी वहाँ पे फिर उसको फाइनलाइज करते थे। बीइंग हेड उनका काम होता था कि इतने सारे लोग जो वर्क करके लाते थे वो उसको सेलेक्ट करते थे, क्या सही है क्या गलत है, फिर उनको समझाते थे और नया वर्क देते थे। तो अंबेडकर जी के बाद अगर जो था उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, सबसे इंपॉर्टेंट वो था एम.एन. रॉय साहब का काम, ठीक है। ये पढ़िएगा। तो इतना ये हमारा फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री हो गई कि कैसे कैबिनेट मिशन के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद वो राजेंद्र प्रसाद चुने गए, फिर वो उनकी एक मीटिंग हुई, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितना समय लिया और 1949 में हमने इसको अडॉप्ट किया। तो जब आप जो मेन कॉपी है अगर उसको देखना हो तो दिल्ली में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम भूल रहा हूँ, वो म्यूजियम है वहाँ पे रखी हुई है। तो वहाँ पे पूरा बना हुआ है, राम जी कैसे अयोध्या गए थे, सीता जी का हरण हुआ था, बुद्ध जी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और पूरी जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, सांची का स्तूप रहा है, और पूरी चीज़ें उस हर एक प्रिंट के बाद, हर एक आर्टिकल के बाद कुछ ना कुछ बना हुआ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाकी एक और चीज़ जो बताने को मैंने बोला था आप लोगों को, वो ये बोला था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ 7 कमेटियाँ बनी थी जो आज़ाद भारत था। जैसे एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसी तरह 7 कमेटियाँ बनी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन में किसी भी पेपर को आप देने जाएंगे तो इन 7 कमेटियों में से एक कमेटी के बारे में आपको जरूर पूछेगा, लिख के ले लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ वही है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। दूसरी कमेटी आपकी बनी थी फेडरल पावर कमेटी। क्या कौन सी कमेटी बनी थी? टोटल 7 कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में टोटल 7 कमेटी बनी थी। पहली कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। दूसरी थी फेडरल पावर कमेटी। फेडरल पावर कमेटी
इसके चेयरमैन कौन थे? नेहरू जी चेयरमैन थे इसके, ठीक है। ये फेडरलिज्म से रिलेटेड पूरी चीज़ें इसमें डालने वाला था, उस पर रिसर्च होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पावर क्या होगी, ठीक है। तीसरी थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी हेड कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जो चौथी कमेटी थी वो थी फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी। फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी, इसको कौन हेड कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखते जाइएगा नाम जो बता रहा हूं, इसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कितनी कमेटियां मैंने बता दी? 1 2 3 4। पांचवी थी वो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमेटी। प्रोविंशियल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमेटी। देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था तो एक बहुत बड़े भूभाग पे कंट्रोल कर रहे थे, वो एक बहुत बड़े भूभाग पे कंट्रोल कर रहे थे, बट उसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट रूलर थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दी, इनको लगा ये भी एक अलग आज़ाद देश है, ठीक है। तो इन सबको कैसे इंडिया में मिलाना है, तो उसके लिए बनी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमेटी बनी थी। इसको भी हेड कौन करता था? सरदार पटेल हेड करते थे। उसके बाद जो कमेटी थी फ्लैग फ्लैग कमेटी, फ्लैग मतलब झंडा वाला, छठा कमेटी था ये हमारा, 6 नंबर की कमेटी थी फ्लैग कमेटी। फ्लैग कमेटी, बात समझ गया। अब फ्लैग कमेटी को किसने हेड किया था? सबको पता होगा, जेपी कृपलानी ने। किसने हेड किया था? जेपी कृपलानी ने हेड किया था। और हमने फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? ये डेट बहुत पूछता है, खासतौर से उन लोगों के लिए है जो लोग एलएलएम वगैरह का एग्जाम देते हैं, ठीक है, या पीएचडी वगैरह करने की सोच रहे होंगे, तो वो लोग ध्यान देंगे। ये जो फ्लैग कमेटी थी, इसको जेपी कृपलानी ने हेड किया था। और हमने 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट किया था, अपने प्रेजेंट तिरंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद थी कोऑर्डिनेशन कमेटी, लास्ट कमेटी थी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, इसको हेड किया था के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी, ठीक है। कुछ एक आध चीज़ और देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये तो कमेटी वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वी.एन. राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वी.एन. राव, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। किसको? नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। इसको 52 सेकेंड में गाना चाहिए, जो हमारा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है 52 सेकेंड का है, ठीक है। नेशनल एंथम जब भी बजेगा आपको खड़ा होना है। अगर आप विकलांग हैं तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है। जो लोग विकलांग हैं, जो चल नहीं सकते या कुछ प्रॉब्लम है उनको, वो अपना हाथ उठा सकते हैं ऐसे। ये सिंबल होता है कि हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं या हम रेस्पेक्ट में खड़े हैं, ठीक है। इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है कंप्लीट रूप से। और शॉर्ट फॉर्म में अगर जल्दी हो तो आप इसको 20 सेकेंड में गाएंगे, बट 20 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, 20 सेकेंड। बात समझ गए? सब तक पहुंच गई बात को? उसके बाद ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे 26 जनवरी, सॉरी क्या था, 26 नवंबर, उसको हम लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को लॉ डे बोलते हैं। और एक होता है लीगल लिटरेसी डे, लीगल लिटरेसी डे, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कल से सोच रहे हैं प्रियम्बल शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जानेंगे, बहुत थोड़ा सा। जैसे डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन, इनैक्टमेंट,
क्या है 26 नवंबर 1949, चर्चा कर चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अडॉप्ट किया था। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फोर्स ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स होगा? 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स होगा। आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 बताता है कि ये इन्फोर्स होगा कब से? 26 जनवरी 1950 से। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहाँ लिखी गई है कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जैसे लिखा होगा ना कहीं कि भारत का संविधान है, तभी तो आप मानेंगे। आर्टिकल 393, जिसको आप शॉर्ट टाइटल बोलते हैं, आर्टिकल 393। तो कई लोग बोलते हैं सर सारे लॉज में शुरू में दिया है, इसमें लास्ट में क्यों दिया हुआ है? तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, वो भूल गए होंगे या शुरू में उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा तो लास्ट में डाल दिया। ठीक है, ऐसा कोई इसमें चमत्कारिक बात नहीं है। ठीक है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, ओरिजिनली जब बना था, जब इसमें अमेंडमेंट नहीं हुए थे बिफोर द फर्स्ट अमेंडमेंट, तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। ओरिजिनली जब ये बना हुआ था तब 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। बाकी अब तक, अब जबकि हमारे पास 102 कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे? मोर देन 100 अमेंडमेंट, 102 103 अमेंडमेंट जो हो चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे कल। तो उस अमेंडमेंट्स के बाद अब हमारे पास लगभग 400 प्लस 450 प्लस आर्टिकल है। हालांकि हाँ 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है। अब हालांकि अगर पूछा जाता है कितने आर्टिकल है तो 395 ही टिक करते हैं हम लोग, मगर अगर ऐसे आप काउंट करेंगे, ठीक है 104 शिवेश बोल रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे इसको काउंट करेंगे तो मोर देन 450 आर्टिकल हो जाते हैं। ठीक है। डीयू के पेपर में, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है, तो ऐसे ही ऑप्शन टिक करने होते हैं, मोर देन 450, मतलब जो सबसे ज़्यादा वाला होता है उसको मोर देन के साथ टिक कर देते हैं। ठीक है। बाकी अब प्रेजेंट टाइम में 26 पार्ट हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है। तो कल आप लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा सब लगभग हो गया जितना मुझे ज़रूरी लग रहा था, और ये सब हो गया। कल हम लोग देखेंगे कॉपिंग और इंस्पायर्ड फ्रॉम, बैग ऑफ बोरोइंग क्यों बोला जाता है, ये पढ़ेंगे। और उसके साथ थोड़ा सा प्रियम्बल अगर शुरू कर पाए तो शुरू करेंगे। ठीक है। आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं और पढ़ते चलिए, धीरे धीरे करते चलते हैं। ठीक समझ आ रहा है ना? थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बट ठीक है। मैम ठीक है, ठीक है, काम चलाते रहिए।